अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, ये एक पोस्ट मैंने अभी देखी, ये मुझे दिल पे लगी। मैं भी अरसे से आपको बता ही रहा हूँ कि पाकिस्तान की पब्लिक इंतहाई बेगैरत पब्लिक है। दुनिया का कोई भी छोटा सा भी गैरतमंद मुल्क होता तो अब तक पब्लिक GHQ कोर कमांडर ऑफिस के सामने धरने दे के बैठी होती। श्रीलंका की आवाम गैरतमंद थी, ज़रा मामलात ख़राब हुए। पाकिस्तान के श्रीलंका से ज़्यादा हालात ख़राब हैं। ये जैसे तैसे लेपातोपी करके बैठे हुए हैं। श्रीलंका में ज़रा मामलात ख़राब हुए, पब्लिक गैरतमंद थी, जाके गिरेबान से पकड़ पकड़ के प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से लोगों को निकाला, मिनिस्टरों को निकाला। ये बेगैरत अवाम है। तो ये किसी ने पोस्ट की है कि बेहतर है कि हम किराए पे श्रीलंका से लोगों को लेके आएं ताकि वो कम से कम यहाँ पे प्रोटेस्ट करें और इनको निकालें बाहर। तो भाई साहब, श्रीलंका की पब्लिक भाड़े की पब्लिक नहीं है। पाकिस्तान भाड़े का मुल्क है। यहाँ पे भाड़े पे फौज मिल जाती है, भाड़े पे प्रोटेस्टर मिल जाते हैं, भाड़े पे चोर डाकू सब मिल जाता है। यहाँ पे हर चीज़ भाड़े पे मिलती है। ये बेगैरत मुल्क है जिसका हाल ये है कि कल एक बच्चा एक दुकान में गया, वहाँ से सामान खरीदने के लिए कुछ चीज़ें उठाई तो किसी ने उसको चोर बोल दिया कि ये तो चोरी करके भागने की तैयारी कर रहा था। इसको पकड़ के, बच्चा है छोटा सा, उसको खूब मारा पीटा, पूरा मार्केट जमा हो गई। वो पूरी मार्केट में इसको मारते हुए घुमाया फिराया। बच्चे के बाप को पता चला, बच्चे का बाप आया। बच्चे के बाप ने सारे दुकानदारों को कहा कि बताओ तुम लोगों को क्या क्या सामान चोरी किया है, क्योंकि सबने कहा हमारी दुकान से भी चोरियां करता रहता है ये। उसने उसी वक्त अपने बच्चे को सबको पैसे दे के छुड़ाया। घर आया, बच्चा इतना स्ट्रेस में था कि अब सारी जिंदगी मुझे चोर बोला जाएगा। वो दरिया में जाके छलांग मार ली और मर गया। बाद में इसकी बहन के तकिए के नीचे से ये पर्ची मिली है कि आई लव यू माई सिस्टर। ये इस माशरे का हाल है जो अरबों खरबों खा गए, उनको ये पकड़ नहीं रहे और अपना फ्रस्ट्रेशन इन मासूम बच्चों पे निकाल रहे हैं। इस सोसाइटी के तबाह होने की और क्या आपको प्रूफ चाहिए? क्या ये सोसाइटी ख़त्म नहीं हो गई? ये अपना फ्रस्ट्रेशन अपने ही आम गरीब लोगों के ऊपर निकालती है और पावरफुल के सामने बूट चाट रही है। किसको नहीं पता कि इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन इमरान खान गिरफ्तार ना हो, जमान पार्क लाहौर के बाहर हजारों यूथिये 24 घंटे पहरा दे रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तार ना हो। तुर्की में आज से कुछ साल पहले आर्मी ने टेक ओवर करने की कोशिश की तैयब अरगवान की सरकार को। तैयब अरगवान कामयाब हो गया। तो आर्मी जब टैंक लेकर तैयब अरगवान को गिरफ्तार करने आ रही थी तो तुर्की के लोग टैंक के आगे लेट गए कि हम तुम्हारे टैंक आगे नहीं जाने देंगे, और इस तरह नाकाम बनाया था फौजी बगावत को। काश कि वो कामयाब हो जाती तो हमारी तैयब अरगवान से जान छूट जाती, तुर्की वापस तरक्की की तरफ जाता। लेकिन पाकिस्तान में किसी ने कहा कि हम भी आर्मी को आने नहीं देंगे, जब मार्शल लॉ का कोई शोर उठा तो हम भी ट्रक के सामने लेट जाएंगे। तो हमारे एक एंकर ने इस पर खूबसूरती से बात की थी कि पाकिस्तानी अवाम टैंकों के आगे नहीं पीछे लेट जाएगी, कि वापस नहीं जाना। ये बूट चाट कौम है। ये आज भी अपने बर्बाद करने वाले जालिम को बचा रहे हैं। वाकई में दुनिया की कोई गैरतमंद आर्मी होती ना, वो इंसान होते ना, कौम होती ना। अव्वल तो ये कौम तो है नहीं, हुजूम है। ज़बरदस्ती जिन्ना ने इसको एक कौम बना दिया था। कोई थोड़ी सी भी गैरतमंद कौम होती तो अब तक फौज को निकाल चुकी होती। अजीज दोस्तों, 2 दिन पहले पाकिस्तान ने ISPR ने एक खबर ब्रेक की कि इंडिया में 26 जनवरी की सुबह नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है कि 26 जनवरी की सुबह कश्मीर के पास कुछ बेगुनाह लोगों को मार दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये पाकिस्तान के आतंकवादी आ रहे थे और हमने इनको मार गिराया, ये वो। और ये 26 जनवरी के
जो परेड वगैरह होती है इसमें बम धमाके करने आए थे। लेकिन देखें, हम ऑलरेडी आपको एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने ISPR वालों को फ़ोन करके बताया था ये सब। उस पर ही हमारे आदिल राजा हैं जो लंदन में बैठ के फ़ौज की पोल पट्टियाँ खोलते हैं। इन्होंने कहा कि इंडियन दुश्मनी में फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा PTI के ऊपर ऑपरेशन की तवज्जो हटाने के लिए लाया गया ताकि आवाम को और बेवकूफ़ बनाया जाए। अगर वाकई तुम लोगों के पास इतनी सच्ची इंटेलिजेंस थी कि इंडिया ऐसा कुछ कर रहा है, तो इंडिया के हाई कमिश्नर को बुला के डिमार्शे देते उसको और पूछते कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो तुम लोग। लेकिन तुम लोग ऐसे कैसे वो कर सकते हो जब तुम्हारा DG ISI रात को A नाम की एक लड़की के साथ, सेलिब्रिटी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। ये आदिल राजा ने कहा है। यहाँ पे मैं बात निकली है इंडिया की, तो मैं बता दूं कि बोइंग और एयरबस हवाई जहाज़ बनाने की दुनिया की 2 बड़ी कंपनियां हैं। बोइंग और एयरबस, एक अमेरिकन है, एक फ्रेंच है शायद। इनके साथ भारत की डील हो गई है और अब इनके प्लेन इंडिया में असेंबल होंगे और इंडिया में बनाए जाएंगे। इंडिया अगले 10 सालों में अपनी फ्लीट में 2000 एयरक्राफ्ट का इजाफा कर रहा है और गवर्नमेंट ने बोइंग और एयरबस के साथ ये डील करके मुल्क में इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के बहुत बड़े दरवाजे खोल दिए हैं। आज से कुछ अरसे पहले प्लेन का जहाज़ एक लग्जरी होता था, बड़े बड़े लोग ही खाली सफ़र करते थे, या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास बहुत ही ज़रूरी हो तो सफ़र करते थे। आज ये आम एक ट्रेन और बस की तरह का सफ़र हो गया है। लोग दिल्ली मुंबई अब प्लेन में जाते हैं, छोटे से छोटे सफ़र में प्लेन में जाते हैं। और इंडिया इस सिलसिले में अपनी फ्लीट को इसीलिए बढ़ा रहा है। इंडिया को इसके अलावा बाहर से भी फिर ऑर्डर्स मिलेंगे इन प्लेन्स के, और इसमें टाटा ग्रुप, टाटा ने ख़ास तौर पे एयर इंडिया लिमिटेड और एयर इंडिया एक्सप्रेस जब से ख़रीदा है वो इसकी बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। और इंडिगो, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड भी बहुत तेज़ी से अपनी एयरलाइन को इम्प्रूव कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें सही हो गई और फाइनल असेंबली प्लांट इंडिया में काम करने शुरू हो गए, तो ये प्लेन्स का इकोसिस्टम इंडिया में एक बहुत बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर देगा, जिसमें एयरक्राफ्ट बॉडीज़, विंग्स, असेंबल्ड इंजिन्स और दूसरी सारी प्लेन की चीज़ें भारत के अंदर ही तैयार होंगी और उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। साथ ही एक और ख़बर भी है भारत के हवाले से कि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 ने इंडिया को दुनिया में चौथी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी डिक्लेयर कर दिया है। ग्लोबल फायर इंडेक्स है ना, वो न्यूक्लियर पावर को काउंट नहीं करता, बाकी सारी पावर के लिए मिलिट्री फोर्सेस की पूरी दुनिया में रेटिंग देता है। उसके हिसाब से अमेरिका नंबर 1 पे है मिलिट्री पावर में, ऑफेंसिव पावर में, रशिया नंबर 2 पे है, चाइना नंबर 3 पे है और इंडिया नंबर 4 पे है। और इसने इंडिया को चौथी बड़ी पावर डिक्लेयर कर दिया है, जबकि पाकिस्तानियों की नज़र में पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1 है और ISI दुनिया की नंबर 1 है। अब ISI, दीपिका पाडुकोन जैसे ऑफिसर्स होंगे जब ISI के पास, तो नंबर 1 ही होगी ना, क्योंकि वो डांस ठुमके लगा के ISI की लड़कियां अब ISI को नंबर 1 पोजीशन पे लाएंगी तो होगा। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, आटे के लिए तरस रही है इस आवाम में, और इसमें करप्ट लोगों का ये आलम है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये एक मिनिस्टर की बेटी की शादी में सोने के सिक्के डांसरों के ऊपर उड़ाए जा रहे हैं। सोने के सिक्के हम देखते थे ना, नोट उड़ाते हैं, कोई 5 रुपये का, कोई 10 रुपये का, कोई 100 रुपये का, बहुत हुआ 500 1000 रुपये के भी नोट उड़ते थे। अब सोने के सिक्के ये लुटाए जा रहे हैं। और किसी ने कहा है कि ये खुर्रम दस्तगीर जो मिनिस्टर है पावर का, जो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर ने अभी जब इलेक्ट्रिसिटी पूरे पाकिस्तान में गई थी तो उसने कहा था ये बैरूनी हाथ है,
बैरूनी हाथ इनके पास है, एक भारत का ही हाथ इनके अंदर चढ़ा हुआ रहता है। बैरूनी हाथ है जिसने पूरे पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दी। तो भाई साहब फिर जब बैरूनी हाथ इतना स्ट्रांग है तो फिर हमारे हाथ को छोड़ो, बैरूनी हाथ के हवाले चीज़ें कर दो। रो बकौल पाकिस्तान के रो पूरे पाकिस्तान में दंदनाती फिर रही है, बलोचिस्तान में सारा चीज़ रो कर रही है, टीटीपी को रो चला रही है, केपीके में रो चला रही है, अफगानिस्तान से तालिबान को रो चला रही है, सिंध में सिंधु देश को रो चला रही है। जब इतनी स्ट्रॉन्ग है रो को और आप हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, और उन्होंने एवरेज पिछले साल की रिपोर्ट है 500 आपके पिछले साल में टेररिस्ट अटैक हुए हैं, एवरेज पर डे 1.5 अटैक हुआ है। तो फिर रो इतनी स्ट्रॉन्ग है तो हम ऐसा करते हैं कि अब अपना मिलिट्री बजट जो है ना, जो फेडरल बजट का आधा आप लेके जाते हैं ना, आधे से ज़्यादा, वो हम आपको नहीं देंगे। आप अब जाएं खेतों में खेती बाड़ी वगैरह करें, एग्रीकल्चर का हाल तबाह है, आप मजदूरियां करें, और हम उस बजट में से आधा बजट रो को दे देते हैं, वो आके संभाल लेते हैं, हमारी सिक्योरिटी, पाकिस्तान सुरक्षित हो जाएगा। जैसे भारत प्रोस्पेरस और डेवलपिंग हो गया, वैसे पाकिस्तान भी प्रोस्पेरस एंड डेवलप हो जाएगा। आप ये सोने के सिक्के उड़ाते रहो। अजीज दोस्तों, बेशर्मों को, भिखारियों को कोई शर्म है? ये पूरी दुनिया से भीख मांग के आते हैं, लाख रुपया लाते हैं तो 60 रुपये अपनी जेबों में, जनरल और ये सारे। अभी शान और शौकत से फैज़ हमीद की बेटी की शादी हुई थी, अब ये मिनिस्टर की शादी। मतलब आप यकीन माने मुल्क का ये हाल है कि PSL का ढोल डपाटा बजा रहे हैं कि PSL शुरू होने वाली है। इंग्लैंड के आदिल रशीद, कश्मीरी बोलता है अपने आप को, उसने आने से मना कर दिया। हैरी ब्रूक ने मना कर दिया, कह रहे हैं दरअसल हमारा होम सीजन शुरू हो रहा है ना, तो हम आराम करना चाहते हैं। होम सीजन से पहले IPL हो रहे, IPL में खेलेंगे। हैरी ब्रूक वगैरह सब की नीलामी में जीत चुके हैं ये, लेकिन पाकिस्तान आने से मना कर दिया। इसलिए कि भाई साहब पाकिस्तान के हालात तो देखो। तो पाकिस्तान नहीं आ रहे PSL में, कई खिलाड़ियों ने मना कर दिया है आने से। पाकिस्तान का हाल बेहाल है। अजीज दोस्तों, यहाँ पे छोटी सी बात एक और भी मैं करना चाहूँगा कि ये जो BBC की जो रिपोर्ट है ना, उस पर बड़ा शोर उठाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने वो रिपोर्ट भारत में चलने से मना कर दिया, JNU में इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी। उस पर अमेरिका के पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो, उन्होंने अमेरिका के स्पोक्स पर्सन से कहा, वाइट हाउस स्पोक्स पर्सन से, कि भाई ये गलत नहीं है। तो उसने कहा हम प्रेस फ्रीडम को हमेशा मानते हैं। इसी तरह अरफा खानम शेरवानी ने भी कहा है कि गलत है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाया जा रहा है ये वो। तो देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, ये बेसिक ह्यूमन राइट है। हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। कोई झूठी स्टोरियाँ, मन घड़त स्टोरियाँ, झूठ का पलंदा, वो वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। उससे इंसानों के जहन गंदे किए जा सकते हैं, इसलिए वो गलत है, वो जुर्म है। तो अमेरिका के स्पोक्स पर्सन को भी ये जवाब जाना चाहिए कि भाई साहब ये फेक स्टोरीज हैं। जब ओपोजिशन कांग्रेस की सरकार ने कमेटी बना के सारी रिपोर्ट दे दी, सब कुछ कर दिया, फिर क्या रह जाता है? तो ये है कि ये मुझे एक छोटा सा मैटर देना था। दूसरा ये है कि अरफा खानम शेरवानी ने कहा है कि 21 साल हों या 121 साल हों, 2002 के राइट्स के विक्टिम खाली ये फैसला कर सकते हैं कि हम सब ख़त्म करते हैं पीछे की बात को और आगे बढ़ते हैं, या हम इंसाफ चाहते हैं। तो ये आप ना डिसाइड करें, ये उन लोगों को जो कि उस गोधरा वार में, जो राइट्स में जो लोग विक्टिम थे, वो डिसाइड करते हैं। तो फिर अरफा खानम शेरवानी, आपने कहा 21 साल हों या 121 साल हों, तो फिर 70 साल हों, 700 साल हों, 1300 साल हों, फिर सारे विक्टिम ही डिसाइड करें कि किसने कितना जुल्म किया, और उसको हम दरगुजर करें, पीछे ना देखें और आगे बढ़ें। तो नहीं, फिर हमें भी ये फैसला करने का हक है कि मेरे पुरखों को, मेमन कम्युनिटी को मुस्लिम इन्वेडर्स ने क्यों ज़बरदस्ती मुसलमान किया। अगर यहाँ पे मुस्लिम इन्वेडर्स ना आते तो आज हमारा पूरा मेमन कबीला हिंदू होता। हमें ज़बरदस्ती क्यों मुसलमान किया गया?
हमारे वो हिंदू भाई बहन जो मुसलमान होने को तैयार नहीं थे, उनके ऊपर अत्याचार क्यों किए गए, उनका जेनोसाइड क्यों किया गया। अगर आप ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाह रही 1300 साल, तो आप 100 साल का हिसाब किताब दे दें। मलाबार हिल्स के ऊपर जो हुआ था, JNK में हुआ था जो 89 में, उसी का खाली हिसाब दे दें। 35 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। तो लेट कश्मीरी पंडित्स डिसाइड कि वो भूलना चाह रहे हैं कि इंसाफ चाहते हैं। और तुम्हारी तो शक्ल ही चंगेज़ खान जैसी है, तुम तो हो ही मुगलों की नस्ल, शायद नाजायज़ नस्ल, तो तुम तो हो इन्वेडर्स की औलाद। तो तुम्हारा फैसला होना चाहिए कि तुम्हें वापस मंगोलिया भेजा जाए, ताकि वहाँ के अमीर की हरम में जाके तुम रहो। अजीज़ दोस्तों, बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मेरी मेंटलिटी से हट के मुझे इनको ये सिखाना, ज़बान बोलनी पड़ती है कि ये ज़बान ही ऐसी समझती हैं। ये राना हुई, अरफा हुई, इनके साथ वो सलूक करना चाहिए जो तालिबान अफ़गानिस्तान में औरतों के साथ कर रहा है। इनके साथ वो सलूक करना चाहिए, इनको और कुछ नहीं करना चाहिए। इनको शरिया बहुत पसंद है, इनको बुरके बहुत पसंद है। इन तीनों को पैक करके अफ़गानिस्तान भेज देना चाहिए। मुल्ला ज़बीउल्लाह इनका इलाज करेगा। अजीज़ दोस्तों, फवाद चौधरी का 2 दिन का रिमांड चल रहा है। अब इमरान खान कह रहा है कि उसके ऊपर सेक्सुअल टॉर्चर हो रहा है। यार, मैं ISI वालों के, आर्मी के टेस्ट की दाद दूंगा यार। फवाद चौधरी के साथ भी कोई सेक्सुअल टॉर्चर कर सकता है? फवाद चौधरी के साथ आप कैसे ये चीज़ें सोच भी सकते हैं? इसकी हथकड़ी के ऊपर बहुत एतराज़ हो रहा है कि इसको हथकड़ी लगा के पेश किया गया। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था ना, इमरान खान की सरकार थी और फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था ना, तो एक ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की लाश पड़ी है। लाश पे भी हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। इनको फवाद चौधरी की हथकड़ी पे, जिसको अय्याशी से पिम्स हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल में घुमाया जा रहा है, इसको पूरी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। वो वीडियो बना के भेज रहे भाई। उसकी बीवी जाके उसके जेल में इसके साथ रह रही है काफ़ी घंटों तक। ये फैसिलिटीज़ कोई बलोच को हासिल है? हज़ारों गायब हैं, अक्सर इनकी हड्डियां मिलती हैं। लेकिन और आपके सामने मैंने ये पिक्चर रखी है। ये प्रोफेसर है, फवाद चौधरी की तरह कोई लफंगा नहीं है। इसकी लाश पे भी हथकड़ी पड़ी हुई है, सोचें। और इसी फवाद चौधरी के लिए इमरान खान का ब्लू आइड बॉय, अभी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब था जिसने असेंबली तोड़ी है, चौधरी परवेज इलाही, इसकी ऑडियो लीक हुई है। इसने कहा है कि इस बहन, गाली दी है बहन की, मोटे को पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और फिर शाम को आके इसने माफ़ी मांगी है कि मैं फवाद चौधरी की फैमिली से माफ़ी मांगता हूं अगर मेरी इन बातों से उनको बुरा लगा। मैंने किसी और हिसाब किताब में ये बात की थी। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये लंदन में नवाज शरीफ के घर के सामने ये PTI की यूथिया और यूथनियाँ पहुंच गई हैं। इनका कोई काम नहीं है। अजीज दोस्तों, ये इनका हाल है। मेरे पास और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन फिर वही लंबी वीडियो होने के चक्कर में मैं यहाँ पे अपने वीडियो को रोकता हूँ। एंड पे मैं आपके सामने नवाब असलम रईसानी की 3 मिनट की वीडियो रख रहा हूँ। ये जरदारी के ज़माने में, जब जरदारी प्रेसिडेंट था, ये बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर था और ये जोकर जैसी बातें करता है, लेकिन अक्सर ऐसी बातें भी उसमें डाल देता है जिससे कि डायरेक्ट हिट करती है टारगेट को। इसकी एक बात थी, जब उस ज़माने में बहुत ज़्यादा गलत नकली डिग्रियां मेंबर्स ऑफ असेंबली की निकली थी, तो इसकी भी डिग्री नकली निकली थी। तो इसको पूछा गया तो इसने कहा डिग्री डिग्री होती है, असली हो कि नकली हो। इस तरह की ये बातें करता रहता है। तो इसने अभी स्पीच में कहा है कि मुझे अल्लाह से कम डर लगता है, फ़ौज से ज़्यादा डर लगता है। फ़ौज को इसने खूब लताड़ा है इसमें, और भी इसने कई बातें इसमें की हैं।
जिना का रोल बताया है कि जिना नॉर्मली पाकिस्तान में कायदे आज़म कहा जाता है, लेकिन ये जिना मिस्टर जिना कर रहा था कि किस तरह बलूचिस्तान के खान ऑफ कल्लात ने जिना को सोने चांदी में तोला था और किस तरह वो वकील था बलूचिस्तान का, और ये सब चीज़ें इसने बताई हैं। ये 3 मिनट की वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, इसको ज़रूर देखिएगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। री इमेजिनिंग ऑफ पाकिस्तान, आया आपके पास इख्तियार है कि आप री इमेजिन कर सके? आपके पास इख्तियार है कि आप इस मैशत को री इमेजिन करके और उसको रियलिटी में बदले? नहीं, आपके पास इख्तियार नहीं है। आज भी इख्तियार पाकिस्तान की फौज के पास है। आज भी पाकिस्तान क्या फौज बिल्कुल सियासत में मुलविस है। अभी आप देखें ना कि बाप पार्टी 2.5 घंटे में बनी। बाप पार्टी वाले कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए, कुछ मुस्लिम लीग में चले गए, और कुछ बेचारे जो मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी के बस से रह गए थे, वो रिक्शों पर वो जाना चाहते हैं, लेकिन उनका रास्ता बंद किया हुआ है। उनका रास्ता उन्होंने बंद किया कि आप बाप को जिंदा रखें। अब बाप कब तक जिंदा रहेगा इस ब्लड प्रेशर में, इस शुगर की बीमारी में, वो फिर अल्लाह जानता है। सबका होगा। हम जानते हैं, हम ये चीज भी हम जानते हैं कि हम आजाद रियासत थे। हमें मिस्टर जिना ने आजादी नहीं दिलाई, बल्कि मिस्टर जिना हमारे वकील थे। बल्कि मिस्टर जिना हमने यानी रियासत कलात ने अपने दौलत से नौमालूद पाकिस्तानी रियासत को एक बेल आउट पैकेज दिया। कायदे आज़म महमूद अली जिन्ना को उन्होंने हीरे जवाहरात में तोला, और यह भी अल्लाह का शुक्र है कि महमूद अली जिन्ना दुबले पतले आदमी थे। अगर वो बड़े आदमी होते थे शायद हमारा सारा माल बटोर के नहीं जाता। जब जनरल अब्दुल कादिर बलोच वो जब कोर कमांडर थे और अमीरुल मुल्क मेंगल गवर्नर थे, तो मेरे गांव को बुलडोज किया गया, मेरे गांव को लूटमार कराया गया। फिर बुलडोजर, सरकारी डीजल, सरकारी बुलडोजर ऑपरेटर के साथ बिल्कुल उसको मेरे गांव को बुलडोज किया गया। और इसीलिए किसी से मैंने पूछा, कहते वो तो आपका बलोच है। तो मैंने कहा कि डिग्री होती है, असली हो जाली हो, फौजी होता है, या बलोच हो या पंजाबी हो। अच्छा, एक जमाने में था कि ये रूस का एजेंट है, ये CIA का एजेंट है, और आजकल क्या है, ये रॉ का एजेंट है। हम किसी के एजेंट नहीं है। हम एजेंट है बलोच के, हम एजेंट है पश्तूनों के, हम एजेंट है सिंधियों के, हम एजेंट है उन गरीब पंजाबियों के, हम एजेंट है जहां भी लोग मजलूम है, हम उन सब मजलूमों के एजेंट हैं। और अगर हमें कोई कहता है कि तुम एजेंट हो, हम अब कई एजेंट नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि अपने गलतियां, यानी एस्टैब्लिशमेंट या फौज अपनी गलतियां छुपाने के लिए कहते हैं या हिंदुस्तान मुदाखलत कर रहा है, हिंदुस्तान का बाप भी यहां मुदाखलत नहीं कर रहा है। या अगर कोई जद्दोजहद हो रही है आजादी के लिए, यहां सारे बलोच हैं। अगर कोई हाकिम समझता है कि हम अगवा करके, मारधाड़ करके हम इनको यानी अपना बात मनवाएंगे, ठीक है, उस वक्त हमारे दिल में खौफ होगा। और मैं भी डरता हूं। मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से कम डरता हूं, पाकिस्तान की फौज से ज्यादा डरता हूं। अल्लाह सुब्हान व तआला गफूर रहीम है, पाकिस्तान की फौज गफूर रहीम नहीं है।